हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। बच्चों, हम लोग एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का। दैट इज चैप्टर नंबर 8 की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। इस चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम अपने आगे के कंसेप्ट को शुरू कर सकते हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नया चैप्टर कौन सा? आज हम चैप्टर नंबर 7 कवर करेंगे, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है और आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को जानने के लिए। तो चलो जी, बिजनेस एनवायरनमेंट, कितने शब्द हैं इसके अंदर? 2 शब्द, बिजनेस और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारी सराउंडिंग्स, हमारा वातावरण जिसके अंदर हम रहते हैं, जो हमारे आसपास से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब हमारा एनवायरनमेंट होता है। वैसे ही बिजनेस का भी एक एनवायरनमेंट होता है, यानी कि बिजनेस के आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो क्या है? वो उस बिजनेस का एनवायरनमेंट है। बिजनेस करने के लिए आपको एक अकेली सुनसान जगह चाहिए या आप सोसाइटी के बीच में रहकर बिजनेस करेंगे? आप सोसाइटी के बीच में रहकर बिजनेस करते हैं, यानी कि बिजनेस करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत होती है, आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, आपको बाहर से मटेरियल लाने की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की। यानी कि कहीं ना कहीं सोसाइटी आपको हेल्प करती है आपके बिजनेस को करने के लिए। चलो जी, अब सोसाइटी जो है आपकी, यानी कि जो आपका मार्केट है, जो आपका ट्रेंड है, जो आपका एनवायरनमेंट है, क्या वो हमेशा सेम रहता है? बदलता नहीं है? बिल्कुल बदलता है। तो एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता होना कि चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। आज से 2 साल पहले जिस तरह से बिजनेस होता था, क्या अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है? कोविड के केसेस में आपका एनवायरनमेंट चेंज नहीं हुआ? अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है तो क्या आपका बिजनेस करने का जो पैटर्न है, बिजनेस स्ट्रेटेजी है, क्या वो चेंज नहीं हो गई? हमारा पैटर्न ही देख लो। अगर हम एक प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग पहले ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया, क्या हमें अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी पड़ी या नहीं पड़ी? बिल्कुल करनी पड़ी। आप बच्चों को भी ऑनलाइन आना पड़ा, हम लोगों को भी ऑनलाइन आना पड़ा। अदरवाइज क्या होता? हमारा लॉस होता। यानी कि ये जो टेन्योर है, इसको यूटिलाइजेशन करने के लिए ऑनलाइन से बेटर सोर्स कुछ हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को देखकर ही आपको स्ट्रेटेजीज क्रिएट करनी होती है। बिल्कुल, जब आपको एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी तभी आपको समझ में आएगा ना कि कोई जो काम हो रहा है वो क्यों हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस के साथ। चलिए, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बोलता है? अगर हम केथ डेविस की डेफिनेशन देखें, ये जो ऑथर्स हैं, आपको इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि किस ऑथर ने क्या डेफिनेशंस दी हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर आने वाला है क्वेश्चन पेपर, और एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर वो कुछ भी पूछ सकता है। किस ऑथर ने क्या डेफिनेशन दी या ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग कही गई है? 4 ऑप्शन में 4 ऑथर के नाम डाल देगा और आपको सही ऑथर का नाम चूज करना होगा। तो ये आपको लर्न करने वाली बात है कि केथ डेविस ने क्या डेफिनेशन दी आपको। केथ डेविस ने बोला, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट, एग्रीगेट है यानी कि कलेक्शन है किसका? सभी कंडीशंस का, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट इट। इट का मतलब बोले तो बिजनेस, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? एग्रीगेट है, समूह है या फिर कलेक्शन है। किस चीज का? उन सभी कंडीशंस का, उन सभी इवेंट्स का। इवेंट्स होता है कोई काम जो बार बार मार्केट में कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, जो बाद में एक ट्रेंड बन जाता है। उन सभी इन्फ्लुएंसेस का, इन्फ्लुएंसेस मतलब मार्केट में क्या चीज़ें ज़्यादातर यूज हो रही हैं, किस चीज़ की डोमिनेटिंग पोजीशन आ चुकी है, मार्केट की सभी कंडीशंस। आज मार्केट में उतार चढ़ाव कैसे हैं, मार्केट में जो इकोनॉमी है वो हमारी अप जा रही है या डाउन जा रही है, रिसेशन आ रहा है या फिर महंगाई बढ़ती जा रही है। तो वो सब चीज़ें किसको इम्पैक्ट करती हैं? आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। तो केथ ने क्या बोला कि जितनी भी कंडीशंस मार्केट में प्रेजेंट हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं और जितने इन्फ्लुएंसेस हैं, यानी कि उस इवेंट, पहले इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं, कंडीशन, इवेंट और इन्फ्लुएंसेस। कंडीशंस है आपकी मार्केट के हालात, आपकी मार्केट कैसे मूव कर रही है, ऊपर मूव कर रही है, नीचे मूव कर रही है, ठीक है। इवेंट्स क्या हैं आपके? इवेंट्स हैं आपके कि कोई भी काम अगर हो रहा है मार्केट में, से अगर आपका ये जो ऑनलाइन बिजनेस है, अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वो आपने पहली बार किया है, दैट इज इवेंट। अब वो ऑनलाइन बिजनेस बढ़ बढ़कर आज देखो ना, आप ई ट्रेड हम कितना करते हैं, ई कॉमर्स पर कितना विश्वास रखते हैं, यानी कि ई बिजनेस क्या बढ़ा या नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। अब ई बिजनेस का हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस आ चुका है। तो यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसके ऊपर आया?
किसको अफेक्ट किया उसने? हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस को अफेक्ट किया। तो अगर हम मार्केट की बार बार स्टडी करते रहे तो अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। इसीलिए तो बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा जाता है और हमें समझना जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को। ठीक है, केट साहब ने क्या बोला था, केट डेविस साहब ने, क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट? एग्रीगेट ऑफ, बोलो रिपीट करो साथ साथ, कंडीशन, इवेंट एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसके बाद एक ऑथर और है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन्होंने डेफिनेशन दी बिजनेस एनवायरनमेंट की, ये है हमारे पास एंड्रयूज। एंड्रयूज ने क्या बोला? एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी एज द पैटर्न ऑफ ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ एंड डेवलपमेंट। यानी कि जो एनवायरनमेंट है एक कंपनी का एज द पैटर्न ऑफ ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, हम लोग पढ़ चुके हैं +2 की इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो बिजनेस मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर भी ये बात का जिक्र है कि एक एनवायरनमेंट के अंदर 2 फैक्टर्स होते हैं हमारे, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो है आपके कहीं ना कहीं कंट्रोलेबल होते हैं, वो आपके डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट तो करते हैं बट फिर भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं आपके, उनको आपको कड़ी नज़र से देखना पड़ता है, वो चेंज होते हैं तो आपको बदलने की सख्त ज़रूरत है। यानी कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो एंड्रयूज साहब ने क्या बोला कि जो एनवायरनमेंट है कंपनी का, उसको हम बोल सकते हैं कि एक पैटर्न है। क्या पैटर्न? की जो एक्सटर्नल यानी कि हमारी रेंज से बाहर के जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बिजनेस की लाइफ को, किस तरह से जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो डेवलप हो रही हैं। देखिए टाइम से ना अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी होता है, टेक्नोलॉजी कितनी अपग्रेड हो रही है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी रहे कि ठीक है हम तो अभी भी पुराने तरीकों से ही काम करेंगे, तो कितने समय तक काम कर सकती है? इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नोकिया वाला। नोकिया के फ़ोन पहले सबसे बेस्ट आते थे, लेकिन उसकी मार्केट को ओवरकम करने के लिए, यानी कि जिसने मार्केट को एनालाइज किया, लोगों की डिमांड को समझा, सैमसंग ने उतना स्मार्टफोन निकाल दिया। तो नोकिया की मार्केट पिट गई या नहीं पिट गई? कैसे पिटी? क्योंकि उसने पैटर्न नहीं समझा, पैटर्न ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उसने बिल्कुल समझा ही नहीं। और ये डेफिनेशन किसने दी हमें? एंड्रयूज सर ने दी थी। एंड्रयूज सर क्या बोलते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है? पैटर्न ऑफ ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। क्लियर है? चलो एक ओवरव्यू की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। ओवरव्यू क्या बोलता है इसका? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंटरैक्ट, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरैक्ट करना पड़ेगा। इंटरेक्शन प्रोसेस भी बोला जाता है इसे। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस की बात करें तो वहां एक टर्म यूज हो सकती है इंटरेक्शन प्रोसेस। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेक्ट करना पड़ता है। इंटरेक्ट का मतलब होता है मिलना जुलना या फिर उसको मॉनिटर करना, देखना, समझना। इंटरेक्ट मतलब जैसे कि मैं अब आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ या आपके बारे में कुछ समझ रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ आपसे? इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड ट्रांजैक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट। अगर आप एनवायरनमेंट को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, परखोगे नहीं, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लो आप अपनी दुकान पर सामान रख कर भी बैठ गए, अपने बिजनेस में जो भी आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हो वो करने के लिए आप बैठ गए, मार्केट नहीं देखी, हो सकता है जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो आउटडेटेड है, कोई लेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेगा। तो इसीलिए आपको मार्केट को समझना जरूरी है। हेंस बोथ द बिजनेस एंड एनवायरनमेंट आर टोटली इंटर रिलेटेड। बिजनेस और एनवायरनमेंट आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? अब कोविड के अंदर जो असेंशियल्स एलिमेंट्स है वो तो अभी भी धड़ाधड़ बिक रहे हैं, लेकिन जो असेंशियल्स नहीं है वो कुछ टाइम के लिए स्टॉपेज में है, यानी कि उनको फुल टाइम खोलने की परमिशन नहीं है। कोई कालाबाजारी कर रहा है या कोई छुप छुपा कर अपना सामान बेच रहा है, कुछ इस तरह से चल रहा है, यानी कि बिजनेस अभी बंद हो गया, क्लोज हो गया। क्या आपने ऐसा डिसाइड किया था? अगर आपने एनवायरनमेंट को स्कैन किया होता, आपने देखा होता, तो बहुत से जो हमारे बिजनेसमैन हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिफिकेशन किया अपने बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस में एसेंशियल एलिमेंट्स को शामिल कर लिया, जिससे कि वो इस लॉकडाउन के अंदर भी अपने बिजनेस को अफेक्शन से बचा सके। तो ये जो क्वालिटी होती है, ये एक एंटरप्रीनर की होती है, एक सफल बिजनेसमैन की होती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को आपने स्कैन किया और उस एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद आपने अपनी स्ट्रेटेजीज को बनाया। तो कहीं ना कहीं बिजनेस और एनवायरनमेंट आपस में इंटर रिलेटेड है। आप एनवायरनमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। मान लेते हैं आपके बिजनेस के रिगार्डिंग जो लॉज थे उनमें अमेंडमेंट आ गया, आप कोई एक्टिविटी कर रहे थे जिससे कि आप फायर क्रैकर्स बना रहे थे, पटाखे बना रहे थे आप, और गवर्नमेंट ने बैन कर दिए, इस साल पटाखे नहीं बिकेंगे। आपने ध्यान ही नहीं दिया कि एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है,
दगे हुए हो धड़ाधड़ पटाखे बनाने के लिए, उस साल क्या आपके पटाखे बिकेंगे? बिकेंगे? बिल्कुल नहीं बिकेंगे। क्यों नहीं बिकेंगे? आपने ध्यान ही नहीं दिया कि एनवायरनमेंट क्या बोल रहा है। एनवायरनमेंट बोल रहा है कि इस साल बैन है, जो पटाखे बेचता पाया गया उसके ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन है। पटाखे बना के पहले इन्वेस्टमेंट वहां वेस्ट की, अब बना चुके हो आप, कोशिश करोगे उसे बेचने की, पकड़े गए तो 1 लाख रुपए का फाइन। और क्या किया आपने? लॉस किया। क्यों किया? क्योंकि बिजनेस और एनवायरनमेंट ने आपस में क्या नहीं किया था? इंटरेक्शन नहीं किया था, एक दूसरे को समझा नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि जो बिजनेस और एनवायरनमेंट है दोनों आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है एंड म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग बिजनेस एंटरप्राइज विच अफेक्ट और इन्फ्लुएंस इट्स ऑपरेशंस। यानी कि आपको जब बिजनेस एनवायरनमेंट को देखना है तो आपको उन पहलुओं पे नजर डालनी है जो आपके ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं, जो आपके मतलब के नहीं है, उनको आपको बार बार इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हैं तो उसी टाइम पर हम लोगों को आइडिया लग जाता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। क्या ये एनवायरनमेंट को अगर मैं स्कैन करूँ बारी बारी तो क्या मेरे लिए इफेक्टिव है? आप प्रायोरिटी टेबल क्रिएट कर सकते हो कि सबसे पहले इस एरिया को तो मुझे फोकस करना ही है, इस एरिया के बाद दूसरा एरिया, दूसरा एरिया के बाद तीसरा एरिया, तीसरे के बाद चौथा एरिया, और उसके बाद जो लीस्ट प्रायोरिटी है जिसको ना देखो तब भी चलेगा वो सबसे लास्ट में रख दो आप। इसको बोला जाता है आपकी प्रायोरिटी की आपने एनालाइज किया और आपने अपना स्ट्रेटेजी बनाकर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। स्ट्रेटेजीज बहुत ज़रूरी होती है हर एक फील्ड के अंदर, हर एक पैटर्न के अंदर, हर एक प्रॉब्लम के अंदर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना तो आपके लिए मस्ट है। आप कोई भी काम करो आपको एनवायरनमेंट स्कैन करना ही होगा। आप स्टडी भी कर रहे हो तो आपको एनवायरनमेंट स्कैन करना ही होगा। अब आप बच्चे सीएस कर रहे हो, सीसीट का आप सिलेबस पढ़ रहे हो, अगर आईसीएसआई कोई बुक चेंज कर दे और आप फिर भी पुरानी बुक पढ़ते जाओ, क्या होगा? फेल ही होगे। जब नई बुक आपने पढ़ी ही नहीं, आईसीएसआई की आपने गाइडलाइंस देखा ही नहीं, तो फेल होने वाले हो आप 100%। वो एक अलग बात है कि मैं देखती रहूंगी, मैं आपको अपडेटेड नॉलेज दूंगी, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली खुद ही कर रहे होते तो क्या होता? आप 100% फेल होते। क्यों? क्योंकि आपने अपने एनवायरनमेंट को क्या नहीं किया? स्कैन नहीं किया। तो अगर मैं बोलूं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए यहाँ पर बार बार यूज हो रहा है क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करना तो हर बंदे को जरूरी है। जब तक आप स्कैन नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। चलो मान लिया आप सीएस बन गए, ठीक है, अब आप सीएस बन चुके हो, लेकिन जॉब कब मिलेगी? जब मार्केट में देखोगे जॉब कहाँ निकल रही है, मार्केट से तो मुंह बोड़ के आप घर पर बैठे हो, तो क्या आपको घर बैठे जॉब मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए भी मार्केट में उतरना पड़ेगा, उसके लिए भी फील्ड में उतरना पड़ेगा, इधर उधर घूम घाम के क्लाइंट लेके आना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा किस क्लाइंट को मेरी ज़रूरत है, किसको मैं जाकर ऑफर कर सकता हूँ। तो किसी भी फील्ड को आप उठाकर देख लो, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है सर, चलो जी, ये 2 डेफिनेशंस आपको ज़रूर लर्न करनी है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलवेज चेंजिंग एंड अनसर्टेन है। बिल्कुल, इससे अच्छा समय क्या होगा ये देखने का कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन है। क्यों अनसर्टेन है? लास्ट 2 ईयर्स में बहुत से ऐसे छोटे बिजनेसेस हैं जो एक दिन का लॉस भी सहन नहीं कर सकते, और ऐसे बड़े सारे बिजनेसेस ने अपना दम तोड़ दिया लास्ट 2 सालों में। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि बिजनेस क्या है, ठप पड़ चुका है। लोग सेल परचेज कर नहीं पा रहे। सेल परचेज क्यों नहीं कर पा रहे? लॉकडाउन लगा हुआ है देश में, लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि महामारी पैनेडेमिक आया हुआ है कोविड नाम का। तो उससे क्या हुआ, हमारे बिजनेस ही चेंज हो गया। बिजनेस क्यों चेंज हुआ? क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया। यानी कि बिजनेस डायनामिक है हमारा। बिजनेस किस पे डिपेंड करेगा? बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। एनवायरनमेंट चेंज, बिजनेस का सिनेरियो चेंज, बिजनेस की स्ट्रेटेजी चेंज, बिजनेस करने का तरीका चेंज, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और जब इतनी वास्ट एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी हमारा एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है, तो हमें भी टाइम से अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो जी। As it is already said that business environment is the sum of all the factors outside the control of management. किसने बोली थी ये डेफिनेशन? याद करो फटाफट, वीडियो को पीछे करने की जरूरत नहीं है। याद है किसने डेफिनेशन बोली थी? एंड्रयू ने। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, द फैक्टर विच आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ऐसे फैक्टर जो हमेशा चेंज होते रहते हैं
वो हमारे हाई रिस्क एरिया होते हैं और उन्हें सबसे पहले स्कैन करना होता है। और इन एरिया को स्कैन करके ही आप टॉपर बन सकते हैं। यानी कि जब आप चेंज को कॉन्टिन्यूसली एक्सेप्ट कर रही हैं तो आपके लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है। कोई भी काम मार्केट में हो रहा है और आप उसके लिए रेडी हैं तो आप अपॉर्चुनिटी सीकर हैं, आप ऑप्टिमिस्ट अप्रोच रखते हैं और आपको मार्केट में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि एंड दे कैरी विद देम बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क और अनसर्टेनिटी विच कैन मेक और मार्क द फ्यूचर ऑफ अ बिजनेस। मार्केट में कॉन्स्टेंटली चेंज आ रहा है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं और वो थ्रेट्स भी हो सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज कैसे? अगर अब पता था लॉकडाउन लगने वाला है, जिन बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस करने के तरीके को चेंज कर लिया, डाइवर्सिफिकेशन ले लिया, असेंशियल एलिमेंट्स के अंदर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया या फिर असेंशियल एलिमेंट्स बेचते हैं साथ साथ असेंशियल एलिमेंट्स का बिजनेस कर रही हैं, क्या वो लोग फ्रीली बिजनेस कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है उनकी? उनका डाइवर्सिफिकेशन हो गया बिजनेस के अंदर। रिस्क किनके लिए था? रिस्क उन लोगों के लिए था जो यहाँ पर अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। लॉकडाउन आया, दुकान बंद करके घर बैठे हैं, बिजनेस बंद करके अपने घर बैठे हैं। अनसर्टेनिटीज होती है एनवायरनमेंट में, कुछ नहीं पता होता कब तक ये एनवायरनमेंट रहेगा, कब एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, कब पासा पलट जाए, कुछ नहीं पता। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टेन है, कोई भी उसका एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकता। सिर्फ आप अपने अनुमान से क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को धीरे धीरे चेंज कर सकते हो। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को कंप्लाई करने का क्या तरीका है? इवेंट्स के ऊपर नजर रखो, मार्केट में करंटली क्या चल रहा है, जो करंटली चल रहा है उसी के साथ अपने आप को अपडेट करते रहो, क्योंकि जो करंटली चल रहा है आगे जाकर वही ट्रेंड बनने वाला है। जो 2-3 बार से लगातार हो गया और वही 4-5 बार अगर हो जाए तो वो ट्रेंड है, बिल्कुल ट्रेंड है। ठीक है, तो चलो जी, ये तो हुआ कि बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए आपको सभी फैक्टर्स पे नजर रखनी पड़ेगी। फैक्टर्स क्या हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के? अब बिजनेस होता कहाँ है? बिजनेस किसके साथ होता है? बिजनेस होता है एक सोसाइटी में रहकर। बिजनेस में कौन कौन होते हैं? बिजनेस में अगर आप प्रोडक्शन ना करो आपका काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा। कहाँ से लेकर आओगे? आप मार्केट से लेकर आओगे। चलो जी, रॉ मटेरियल लेकर आए, अब आप उसको प्रोडक्शन करोगे। प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको लेबर चाहिएगी, आपको एम्प्लॉयज चाहिएंगे। ठीक है, आपके एम्प्लॉयज हो गए, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और क्या चाहिएगा? जो सामान आप लेकर आए हो, जो रॉ मटेरियल आप लेकर आए हो, कोई रॉ मटेरियल बेचने वाला भी तो होना चाहिए। यानी कि आपको क्या चाहिए? सप्लायर चाहिए। बिजनेस में पैसा लगता है, बिजनेस में पैसा लगाने वाले लोग भी तो होने चाहिए, स्टेक होल्डर्स होने चाहिए। बिजनेस में आपने सामान बना लिया, अपना प्रोडक्शन कर चुके, अब उसे खरीदने वाले भी तो चाहिए। कौन चाहिए? कस्टमर चाहिए आपको। ठीक है जी, अब आप बिजनेस कर रहे हो मजे से। अगर आप फायर क्रैकर का बिजनेस कर रहे थे, जो एग्जाम्पल अभी हमने लिया, और गवर्नमेंट ने बीच में रोड़ा अटका दिया कि फायर क्रैकर बैन है, तो उस टाइम पर क्या आपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ध्यान रखना है कि नहीं रखना? बिल्कुल ध्यान रखना है सर। तो गवर्नमेंट एक्टिविटीज पे आपकी नजर होनी चाहिए। सोसाइटी में कैसे चेंज हो रहा है? सोसाइटी में फॉर एग्जांपल आप वेस्टर्न क्लोथ्स आप बना रही हो और सोसाइटी का ट्रेंड चेंज हो रहा है। नाउ आवर सोसाइटी इज चेंजिंग फ्रॉम वेस्टर्न टू इंडियन कल्चर। तो आपके वेस्टर्न कल्चर की डिमांड ज्यादा होगी। अगर आप ट्रेडिशनल बनाते तो डिमांड ज्यादा होती, ट्रेडिशनल में डिमांड ज्यादा होती ना। तो आपका सोशल फैक्टर क्या बोलता है, आपकी सोसाइटी क्या बोलती है। उसके अलावा सोशल फैक्टर्स के अंदर बड़ी सारी चीजें होती है। आप जिस एरिया में बिजनेस कर रही हो उस एरिया की पॉपुलेशन कैसी है, वहां पर मेल्स ज्यादा हैं या फीमेल ज्यादा है, या फिर वहां पर एज्ड लोग ज्यादा हैं या यंग जनरेशन ज्यादा है। तो आपको वहां पर उनकी पॉपुलेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस टाइप की पॉपुलेशंस है। इकोनॉमिक फैक्टर, आपकी इकोनॉमी कैसी है, जिस एरिया में आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ रिच लोग रहते हैं या वहाँ पुअर लोग रहते हैं, या फिर ओवरऑल कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो कैसा है। ओवरऑल कंट्री कैसी है आपकी, रिच कंट्री है, पुअर कंट्री है, कंट्री के अंदर रिसेशन चल रहा है या बूम चल रहा है, क्या चल रहा है। तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है आप पुरानी किसी मशीनरी के साथ अभी भी प्रोडक्शन में लगे हुए हो, आपकी जो पुरानी मशीनरी है वो प्रोडक्शन देती है आपको बहुत ही कम अमाउंट का, और जो मार्केट में है नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। नई टेक्नोलॉजीज फास्ट भी हैं और बहुत अच्छा मटेरियल प्रिपेयर करके देती हैं। तो कस्टमर तो भैया हमेशा अच्छा चीज़ ही चाहेगा। अच्छी चीज़ जब तक उसे मिलेगी तब तक वेल एंड गुड। अगर आपके यहाँ से अच्छी चीज़ नहीं मिल रही तो वो शिफ्ट करने में देर नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको टाइम टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी को भी
अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। जब इतने सारे फैक्टर्स के ऊपर नज़र रखोगे तभी तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाओगे। यानी कि बिजनेस के अंदर जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उनके ऊपर आपको नज़र रखनी है और वो नज़र रखने के बाद ही आप वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स ले पाओगे। अगर आपकी नज़रें सही जगह पर हैं, अगर आपकी नज़रें सही जगह पर हैं, सही जगह पर आपने फोकस किया है, तो वो आपके लिए बनेगी अपॉर्चुनिटीज़, अदरवाइज वो आपका थ्रेट बन जाएगा। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप देखते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट मिलती है। +2 के अंदर आपने एक स्वोट एनालिसिस के नाम से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। स्वोट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, T फॉर थ्रेट। लिख लेना इसको, मैंने आगे यहाँ पर डेफिनेशन में डिस्क्राइब नहीं किया है स्वोट के बारे में, बिकॉज ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जो स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला पॉइंट होता है हमारा, वो होता है आपके इंटरनल एनवायरनमेंट से पता चलता है। यानी कि आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, अपॉर्चुनिटीज है या थ्रेट्स है वो आपने देख ली। अगर अपॉर्चुनिटीज है, अपने बिजनेस में आ जाओ, देखो उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की मेरे पास स्ट्रेंथ भी है या नहीं, या मैं वीक हूँ। अगर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए आप वीक हैं तो वो हुई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए थ्रेट बनने में देर नहीं लगाएगी। ठीक है, और अगर वो थ्रेट है, आपने अपनी मार्केट को, अपने अंदर को एनालाइज किया, आपने ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज किया, आपने देखा कि मेरी उस थ्रेट से लड़ने के लिए मैं स्ट्रोंग हूँ या मैं वीक हूँ। अगर आप स्ट्रोंग हैं तो शायद आप उस थ्रेट से लड़ जाओ, लेकिन अगर आप वीक हैं तो 100% आपका बिजनेस जो है डाउन जाने वाला है। यानी कि मार्केट को एनालाइज करते करते आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ या वीकनेस पता चलती है। तो जो एक्चुअल बैटल है ऑर्गेनाइजेशन का, आउटसाइड को स्कैन करना है या अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी वीकनेसेस को दूर करना है। वो कैसे कर पाएंगे अपनी वीकनेसेस को दूर? जब अपने सराउंडिंग्स को देखेंगे। आज का हमारा थॉट भी यही है, योर बैटल इज विद यू, ट्राई टू ओवरकम योर बिजनेस। यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही है। आपको अपनी वीकनेसेस का अगर पता लगाना है तो आपको एनवायरनमेंट में चेक करना होगा कि मैं एनवायरनमेंट में कहाँ लैग करता हूँ, और जहाँ आप लैग करते हो उस एरिया को अगर आपने स्ट्रोंग बना लिया तो आपसे स्ट्रोंगेस्ट कोई नहीं होगा पूरे एनवायरनमेंट में। तो अपने आप को स्ट्रोंग बनाने के लिए एक ही चीज का ध्यान रखना है, कभी दूसरे की बराबरी मत करो। आप ये देखो कि मेरे एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर सबको करने के लिए आप सक्षम हैं तो आप सिर्फ अपने आप में खुश रहो, लेकिन अगर किसी भी एरिया में आप लैग करते हो तो उस वीकनेसेस को दूर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जो बच्चे हैं सीसीट वाले, हो सकता है कि कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है, हो सकता है कोई बच्चा अच्छे इंग्लिश मीडियम से है, उसे शायद ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर वो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो उसे हो सकता है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में भी दिक्कत आ जाए, उससे इतना इंग्लिश जो है इजीली कन्वर्जन नहीं हो पा रहा होगा, या वो इतनी इजीली इस इंग्लिश को याद नहीं कर पा रहा होगा। तो ये एरिया उसके लिए क्या है? वीकनेस का फील्ड है। इस वीकनेस को आपको ओवरकम करना है, इस वीकनेस को आपको लेकर नहीं बैठना। आपको ये पता है कि आपके अंदर वीकनेस कहाँ है, तो बस अब तो बात लड़ाई की है। लड़ो अपने आप से और अपने आप को बेहतर बनाकर दिखाओ अपने आज से, यानी कि अपने कल से, अपने बीते हुए कल से अगर आप अपने आप को बेहतर बनाओगे तो 100% सक्सेस जो है वो आप ही के लिए है। ठीक है, तो यानी कि स्वोट एनालिसिस में क्या करते हैं? स्वोट एनालिसिस में हम मार्केट को एनालाइज करके अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को पहचानते हैं और अपनी वीकनेस को दूर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा बन सके, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। ठीक है, आइए देखते हैं, अगर हम बिजनेस के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं तो हमें उसके बारे में और क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड क्या क्या चीज़ें होती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है, और इन्फ्लुएंस होता है किससे? सभी एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूड हैं। कौन कौन से? चाहे वो आपकी सोसाइटी हो, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपके लीगल रूल्स हो, चाहे वो आपका सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हो। जो भी फैक्टर्स है वो सारे के सारे बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड है, चाहे फिर वो आपका सप्लायर हो। सब कहाँ पर आ जाएंगे? एक्सटर्नल फोर्सेस पे। ठीक है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस मतलब कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया है आपके पास फिक्स्ड होता है, स्पेसिफाइड होता है। यानी कि आपके जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो स्पेसिफाइड हैं कि ये आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उनके अंदर से आपको छांटना होता है। यानी कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो आपके कैसे हैं? स्पेसिफिक। एक एरिया आपको दे दिया जाएगा। स्पेसिफिक ऐसे नहीं कि आपको प्रॉब्लम बताई जाएगी ये प्रॉब्लम है, बट आपका जो एरिया है ना वो फिक्स होगा। देखिए,
Business environment includes specific forces such as investors, customers, competitors, and suppliers. Non-human और जनरल फोर्सेस आर सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल. यानी कि जितने भी एक्सटर्नल सोर्सेज थे वो क्या हैं आपके स्पेसिफिक एंड जनरल सोर्सेज हैं. ठीक है. और इसके अलावा क्या बोलते हैं कि इनके आपस में क्या होना चाहिए, इंटर रिलेशन होना चाहिए. All the forces and factors of business environment are interrelated to each other. For example, with the inclination of youth towards Western culture, the demand for fast food is increasing. यानी कि अगर आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव कर रही हैं तो आपकी जो फास्ट फूड की डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है. कहीं ना कहीं आपने मार्केट के ट्रेंड को चेक किया. जब मार्केट के आपने ट्रेंड को चेक किया तो आपने सोशल चीज़ों को चेक किया. सोसाइटी आपकी मूव हो रही है दूसरे कल्चर पे, तो आपका कोई ना कोई बिजनेस भी आगे बढ़ रहा है. अब आप फास्ट फूड बिजनेस भी कर सकते हो. आप वेस्टर्न कल्चर के जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उन सब चीज़ों का आप बिजनेस कर सकते हो. आप वेस्टर्न ड्रेसेस का बिजनेस कर सकते हो. आप वेस्टर्न जो आपके हेयर स्टाइल्स एंड मेकअप्स होते हैं यानी कि आप मेक ओवर का बना सकते हैं बिजनेसेस. उसके अलावा फास्ट फूड की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है तो आप फास्ट फूड का एक बिजनेस कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं जो सारी एक्टिविटीज़ है वो आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं. अगर मैं बात करूं एक चीज़ की, तो अगर आपकी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक फैक्टर से स्टार्ट करते हैं. आपका इकोनॉमिक फैक्टर अगर अप या डाउन जा रहा है, मान लेते हैं आपका इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी है आपकी कंट्री की वो डाउन जा रही है. डाउन जाने का मतलब क्या है, जो अब आपके कस्टमर्स है या जो सोसाइटी है उस देश की, क्या वो ज़्यादा खर्चा करेगी या कम खर्चा करेगी. जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो ज़्यादा खर्चा करेंगे या वो कम खर्चा करेंगे. कम खर्चा करेंगे. जब कस्टमर खरीदेगा ही नहीं तो बिजनेस बेचेगा क्या. जब कस्टमर खरीदेगा ही नहीं तो बिजनेस बेचेगा क्या. तो यहाँ पर एक फैक्टर ने दूसरे फैक्टर को अफेक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया. ठीक है. तो यानी कि बोल सकते हैं हम कि एक फैक्टर जो है वो दूसरे फैक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है. अब क्या पढ़ा था हमने, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किससे डील करता है, एनवायरनमेंट के साथ डील करता है. जिस तरह से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसी तरह से आपका बिजनेस चेंज होगा. यानी कि बिजनेस क्या है आपका, अनसर्टेन. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंज. प्रेडिक्ट मतलब उसको एज्यूम करना या फिर उसको एनालिस करना, कि एनालाइज करना आसान नहीं है किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट को, बहुत मुश्किल है. एज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट. फॉर एग्जाम्पल इन IT, फैशन इंडस्ट्रीज, फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. IT में तो इतने चेंज हो रहे हैं, इतने चेंज हो रहे हैं. टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी अपग्रेड होती है, इतनी जल्दी तो आप लोग कपड़े भी चेंज नहीं करते जितनी जल्दी आपकी IT चेंज हो रही है. कल शायद जनरेशन 8 हो तो आज क्या पता जनरेशन 9 आ जाए किसी भी सिस्टम की. तो कोई इसको पता ही नहीं लगा सकता कि IT इंडस्ट्रीज में कितने चेंज आ रहे हैं. कल अगर एक नया मॉडल आया है फ़ोन का तो अगले ही दिन कोई और नया मॉडल आ जाएगा, फिर उससे अगले दिन और बेहतर और नया. तो आते रहते हैं, नए अपग्रेडेशन होते रहते हैं और पुराने वाले आउटडेटेड होते जाते हैं. इसीलिए बिजनेस कैसा है आपका, अनसर्टेन बिजनेस है. ठीक है. चलिए आगे करते हैं. डायनामिक, अनसर्टेन है यानी कि लायबल टू चेंज है. जब लायबल टू चेंज है तो वो डायनामिक है. डायनामिक मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने वाली चीज़ें. डायनामिक वो होता है जो चेंज होता रहता है. ठीक है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग. इट इज नॉट स्टैटिक और रिजिड. दैट इज वाई इट इज असेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस कॉन्टिन्यूसली. जो चीज़ें बार बार चेंज हो रही है, क्या आपको उसके ऊपर नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल है. जब तक आप नज़र बनाकर नहीं रखोगे आप कोई भी काम नहीं कर सकते. ठीक है. उसके बाद क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स. बिजनेस कैसा है आपका, बिजनेस है आपका कॉम्प्लेक्स. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज ऑल्दो इट इज़ ईजी टू स्कैन द एनवायरनमेंट. कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है उलझा हुआ. ठीक है. डिफिकल्ट तो है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना, लेकिन हमने पढ़ा था कि हमारे पास स्पेसिफाइड फोर्सेज है. अब स्पेसिफिक फोर्सेज है, चलो आपने पॉलिटिकल सेक्टर देख लिया, आपने गवर्नमेंट के चेंजेस देख लिए, आपने अपने लीगल सेक्टर को चेक कर लिया, फिर आपने अपनी सोसाइटी को चेक कर लिया, आपने अपनी इकोनॉमी को चेंज कर लिया. अब अलग अलग फैक्टर देखे तो हमें लगा कि चलो ठीक है स्कैन तो हो ही गया, पता तो चल गया किसमें क्या है, लेकिन उनके अंदर सामंजस्य बिठाना यानी कि उनके अंदर वायबिलिटी को सेट करना कि इनमें से मैं कंबाइंड एफर्ट्स कैसे करूं, वो बहुत मुश्किल है. यानी कि अगर आपने 5 तरह के एनवायरनमेंट को स्कैन करके अपने जो है एनालिसिस निकाले हैं तो उन 5 तरह के एनालिसिस को इकट्ठा कंबाइन करना मुश्किल हो जाने वाला है आपके लिए. तो जो एनवायरनमेंट है उसको समझना आसान नहीं, मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है. एक तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कल कोई स्ट्रेटेजी बनाई, एक तो बिजनेस इतना डायनामिक है, पता नहीं कल वाली स्ट्रेटेजी अगले दिन काम करने वाली भी है या नहीं. तो आपको हर एक टाइम पर अपडेट भी रहना है मार्केट से,
और चलो एक एक फील्ड को तो आप आसानी से एनालाइज कर सकते हो, अब उनको जो है कंबाइन अगर करना पड़ जाए तो कितना मुश्किल होने वाला है। चलिए देखते हैं। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दिस चेंज विल इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। समटाइम चेंज में बी माइनर बट इट माइट हैव लार्ज इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5%। अगर किसी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मैं टैक्स रेट जो है 5% बढ़ा दूंगा, एक बार तो देखने में छोटी अमाउंट लगती है या फिर छोटी सी बात लगती है, लेकिन उस 5% की वजह से देश में जो है बहुत महंगाई बढ़ सकती है और हो सकता है कि जो लोग हैं वो परचेज करना कम कर दे। क्यों? क्योंकि 5% टैक्स रेट बढ़ा, आप कॉस्टिंग बढ़ाओगे, कॉस्टिंग बढ़ेगी तो सामान की कीमत क्या होगी, कम या ज़्यादा? ज़्यादा होगी। मार्केट में ज़्यादा रुपए में बिकेगी, वो ज़्यादा उसकी प्राइस हो जाएगी। अब जो कस्टमर है वो बहुत सारे चांसेस हैं उसके पास, अगर वो जो सामान है असेंशियल्स में आता है तब तो शायद इतना चेंज ना आए, लेकिन वो सामान असेंशियल्स के अंदर नहीं आता, रोज़मर्रा की चीज़ों में इंक्लूसिव नहीं है, तो क्या होगा? तो शायद कस्टमर उसे नेग्लेक्ट कर सकता है। जब कस्टमर ने वो सामान नेग्लेक्ट करना स्टार्ट किया तो आपके लिए तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाने वाली है, यानी कि आपके ऊपर तो लार्ज इम्पैक्ट आने वाला है। जितनी भी प्रोडक्शन है वो वेस्ट हो जाएगी अगर कस्टमर उसको परचेज नहीं करेगा तो। समझे बात? यानी कि कैसे कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स ऐसे है कि एक फैक्टर का इम्पैक्ट दूसरे फैक्टर पर चेक करना, फिर तीसरे फैक्टर पर चेक करना, आपको हर एक फैक्टर के साथ देखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या है कि इंटर रिलेटेड जैसे हमने पढ़ा था उसी टाइप से है रिलेटिविटी, वही ना, उसी से ही कहीं ना कहीं कंसर्न्ड है कि हम एक एनवायरनमेंट को दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, दूसरी कंट्री से भी रिलेट कर सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मे डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी या फिर कंट्री टू कंट्री। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन CES publishes the report of finding pesticides in cold drink resulted in the decreased sale of cold drinks। ये तो बहुत टाइम पहले भी आया था, हमारे बाबा रामदेव जी ने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि कोल्ड ड्रिंक्स क्या हैं, वो टॉयलेट क्लीनर हैं। तो उस टाइम पर भी कोल्ड ड्रिंक्स की जो डिमांड है वो काफ़ी घटने लगी थी। वो क्या था आपका? सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्योंकि वो जो बाबा जी हैं हमारे रामदेव जी, उनको जनता बड़ा मानती है, बहुत उनके फॉलोअर्स हैं, तो जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं उन सब ने उस टाइम पर कोल्ड ड्रिंक पीना जो है वो बंद कर दिया था। तो कहीं ना कहीं से उनकी जो सेल है वो क्या हो गई थी? डिक्रीज हो गई थी। यानी कि एक फैक्टर ने कुछ किया, उसकी वजह से दूसरे फैक्टर पर अफेक्ट करना, आपस में उसे इंटर रिलेटेड भी बोला जा सकता है और उसे रिलेटिविटी भी बोला जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि हमारे पास किस टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट है। हमारे पास ये 5 तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, थर्ड वन इज सोशल एनवायरनमेंट, फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड 5 इज लीगल फैक्टर्स। यानी कि लीगल फैक्टर्स क्या करते हैं आपके? जो लीगल फैक्टर्स है कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करते हैं आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से अमेंडमेंट्स लेकर आती हैं, यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट है, आपकी जो सरकार है, वो जो चेंज लेकर आती है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई चेंज लिया, अब उसकी सरकार हट चुकी है, कोई और सरकार आई, उसने हो सकता है कि पुराने वाले की पॉलिसीज को हटाकर अपनी कोई नई पॉलिसीज लगा दी हों। तो जैसे जैसे पार्टीज में चेंज आता है पॉलिसीज में चेंज आ सकता है। जब पॉलिसीज में चेंज आता है तो लॉ के अंदर चेंज आता है, वहीं आपके लीगल फैक्टर को इम्पैक्ट करता है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी और लीगल फैक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड है, इनके अंदर कोई ना कोई रिलेशन है जो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि आपकी इकोनॉमी के बारे में बात करता है। अगर इकोनॉमी अप है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट सही चल रही है आपकी, तो उस टाइम पर कस्टमर का जो बिहेवियर होता है वो बाइंग बिहेवियर होता है। यानी कि मार्केट बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियो में चल रही है, लोगों की इनकम भी अच्छी है, मार्केट में सेल सप्लाई भी अच्छी है, तो उस टाइम पर लोग जो है सामान यूजुअली खरीदते हैं, जो भी उनकी पसंद का होता है, जो भी उनकी ज़रूरत का होता है। बट अगर मार्केट डाउन है, लोगों के पास पैसा नहीं है या फिर लोग खर्चने में इच्छुक नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट डाउन चल रही है, तो उस टाइम पर आपकी जो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होने के बावजूद भी डिमांड कम हो जाती है, तो वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। तो वो फैक्टर कहाँ आएगा? आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। उसके बाद हैं आपके सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स बोलते हैं आपकी सोसाइटी के बारे में। जिस तरह से आपकी सोसाइटी में चेंज आता है, आपकी सोसाइटी के बिलीव्स में चेंज आता है, उसी तरह से आपके बिजनेस में भी चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल इन टूडेज सिनेरियो हर कोई मूव कर रहा है ऑर्गेनिक चीज़ों पे। ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार हैं।
तो कहीं ना कहीं जो बिजनेसेस जो कम्प्लीटली फास्ट फूड बना रहे थे या केमिकल्स रिलेटेड चीज़ें बना रहे थे, उनको कहीं ना कहीं लॉस होकर कहाँ पर ऑर्गेनिक वाले में शिफ्ट होना होगा। अगर वो ऑर्गेनिक में शिफ्ट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो कहीं ना कहीं जो उनका सेल पोर्शन है वो डिक्रीज होने वाला है। उसके बाद क्या है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो आपको अकॉर्डिंगली अपडेट रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्केट जो है पिट जाएगी। आपके पास अगर नॉलेज टाइम से नहीं आ रही, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आपने पुरानी लगा रखी है, तो आप मार्केट की डिमांड को टाइमली पूरा नहीं कर पाओगे। जब टाइमली डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे तो आपकी जो सोसाइटी है वो आपसे नाराज होकर दूसरे बिजनेस के पास शिफ्ट हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स क्या हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं। आइए देखते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या बोलते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बोलता है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस को। लेजिस्लेचर्स एट द लोकल, स्टेट एंड फेडरल लेवल्स, यानी कि लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर या फिर फेडरल, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर, मे प्रोवाइड इंसेंटिव और टैक्स ब्रेक्स टू कंपनीज। वो चाहे तो कोई भी इंसेंटिव्स यानी कि कोई भी बेनिफिट दे सकते हैं आपको, किसी भी टैक्स से छुटकारा दे सकते हैं, और जब चाहे वो आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अब आप ये बिजनेस नहीं करोगे, अब आपका टैक्स रेट ज़्यादा हो जाएगा, कुछ भी लगा सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के आप काम नहीं कर सकते। जब इनका मन आया तो रजिस्ट्रेशन की पावर को हटा दिया कि रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, जब मन आया रजिस्ट्रेशन डाल दिया। एक एग्जांपल देती हूँ इसका। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक सर्टिफिकेट होता है जो कंपनीज को लेना ज़रूरी होता है बिफोर स्टार्टिंग इट्स बिजनेस। सिर्फ पब्लिक कंपनीज को लेना ज़रूरी होता है। इन 1956 कंपनीज एक्ट 1956 हर एक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता था। फिर जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उसमें इन्होंने बोला कि नहीं, सभी किसी भी कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने की जरूरत नहीं है, वो हटा दो, फालतू का प्रोविजन है। उसके बाद कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया, उसके बाद जाकर इन्होंने बोला नहीं, वो सर्टिफिकेट है ना ज़रूरी था, अब आप उसे वापस लगा दो, लेकिन अब लगाओ सिर्फ पब्लिक कंपनीज के लिए। यानी कि कभी सर्टिफिकेट हटाया, कभी लगाया, कभी पार्टली हटा दिया। तो समझ रहे हो, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है उनका इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, आपके लीगल एनवायरनमेंट के ऊपर, आपके रिलैक्सेशंस के ऊपर, आपकी रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर। द कंपनी पोजेस दोज कॉस्ट ऑन द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस। अब कंपनी के ऊपर जितने भी चार्जेस लगेंगे वो खुद तो बियर करने से रही, कहाँ पर डालेगी, कस्टमर्स के ऊपर डालेगी। अब कस्टमर के ऊपर डालेगी तो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट क्या हो गया, महंगा हो गया। अब उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बताएगा कस्टमर का कि वो उसे परचेज करना है या नहीं करना। यानी कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किससे रिलेट हो गया अब यहाँ पर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। इफ ही डजंट परचेज द प्रोडक्ट देन द कंपनी डजंट रिसीव द रेवेन्यू। If a larger number of customer decides not to purchase the product, the company may need to lay off employees. अगर वो एम्प्लॉयज को ले ऑफ करेगी तो 100% आपकी इकोनॉमी डाउन जाने वाली है। बिजनेस घाटे में चल रहा है, वो भी एम्प्लॉय नहीं रख सकती, उसकी मजबूरी है, उसे एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा। एम्प्लॉयज निकले, उन एम्प्लॉयज की सैलरी अफेक्ट होगी, उनके पास सैलरी नहीं है, तो उनकी फैमिलीज परचेजिंग ज़्यादा करेगी या कम करेगी, कम करेगी। जब वो मार्केट में परचेज कम करेगी तो मार्केट में जो सप्लाई है वो सरप्लस रह जाएंगी। डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा, प्राइस जो है डाउन आएंगे ऑटोमेटिकली। जब प्राइस डाउन आएंगे तो आपकी इकोनॉमी जो है वो भी डाउन जाने वाली है। ठीक है, अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या बोलता है, द लार्जर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ सोसाइटी इज अ फैक्टर दैट कैन अफेक्ट कंपनीज एनवायरनमेंट। अब मार्केट में ये बात तो सच है, जब पैसा है तभी तो आप परचेज करोगे, पैसा ही नहीं तो परचेज क्या करोगे। जब पैसा है तो आप अपनी लग्जरी आइटम्स पे भी अफेक्ट कर सकते हो, पैसा नहीं है तो एसेंशियल्स पर भी सोच सोच के चलो आज उपवास करके ही काम चला लेते हैं। पैसा नहीं है तो आप ऐसा सोच सोच के खर्चा करोगे, पैसा है तो आप खुली लाइफ जियोगे। तो ये सब किस पर डिपेंड करता है, आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। अगर आपके कस्टमर के पास पैसा है तो आपकी भी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि कस्टमर परचेज करेगा फ्रिक्वेंटली। ठीक है, उसके बाद है आपके सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स के अंदर चेंज किसके इंक्लूड होते हैं, आपकी सोसाइटी के चेंज इंक्लूड होते हैं। यानी कि आपकी जो सोसाइटी के अंदर जो चेंज आ रहे हैं, अब लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, अब लोगों को फास्ट फूड नहीं भाता, अब लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें भाती हैं, अब लोगों को ट्रेडिशनल क्लॉथ्स नहीं अच्छे लगते, अब लोगों को वेस्टर्न क्लॉथ्स अच्छे लगते हैं। तो ये क्या है, ये सोसाइटी के ट्रेंड का चेंज है। जिस तरह से लोगों का ट्रेंड जाता है, जिस तरह से लोगों का टेस्ट चेंज होता है, उसी तरह से आपके बिजनेस को भी चेंज होना पड़ता है। आज के टाइम पे कीपैड फ़ोन सिर्फ एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। अगर स्मार्टफोन आपके पास है तब शायद आपके पास कीपैड होगा, खाली कीपैड है तो आपके मन में लालसा रहेगी कि आप स्मार्टफोन खरीदो। तो उस टाइम पर जो आपकी सोसाइटी है वो किसके ऊपर ज़्यादा
इंटरेस्टेड है, कहाँ ज़्यादा ट्रेंडी है, स्मार्टफोन्स के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर परचेज करना ज़्यादा पसंद करती है। तो यानी कि अगर सोसाइटी आपकी इस तरह की है कि वहाँ पर गैजेट्स की डिमांड ज़्यादा है, तो आपको बिजनेस क्या करना होगा, गैजेट रिलेटेड बिजनेस करना होगा। और ऐसा नहीं गैजेट एक बार निकाल दिया तो निकाल दिया, बस जो रखना स्टार्ट कर दिया वो रख लो बस, उसके बाद कोई अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं है। गैजेट हर दिन बदलता है क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज बदलती है। हमारे देश में रोज रिसर्च होती है, रोज इनोवेशन होता है, और हर इनोवेशन के बाद एक नया प्रोडक्ट निकल कर आता है। तो नया प्रोडक्ट जब निकल कर आएगा तो आपका मन नए प्रोडक्ट की तरफ जाएगा या पुराने की तरफ, नई की तरफ जाएगा। तो आपको नई नई चीज़ों पर फोकस करना है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या बोलते हैं, जो आपके इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी अफेक्ट business environment. As technology advances, a business is forced to keep pace. For example, when computers were first invented, they were the size of a room. Users were forced to employ punch cards to perform basic functions. तो यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है वैसे वैसे आपके जो सिस्टम है काम करने के वो भी चेंज हो रहे हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ पहले जाते थे तो साइन करके जाते थे रजिस्टर्स पे, उसके बाद उनके आईडी कार्ड्स बने, आईडी कार्ड्स के बाद आजकल तो आपका पंचिंग सिस्टम हो गया, पंचिंग सिस्टम के बाद भी आपका जो है अभी ऐप के थ्रू पंचिंग होना या ऐप के थ्रू अटेंडेंस लगना, इस तरह के सिस्टम स्टार्ट हो गए हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपकी टेक्नोलॉजी रोज इनोवेट हो रही है। जब आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेट हो रही है तो आपके पुराने दकियानूसी अंदाज छोड़ देने चाहिए और नई नई चीज़ों को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, चलो जी। उसके बाद है आपका लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स मतलब जैसे लॉ बोलेगा वैसे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बिजनेस के लिए उसको लॉ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो लॉ को फॉलो कर रहा है तब तक वो कंप्लाइंट बिजनेस है, फ्रीली बिजनेस कर पाएगा। जहां उसने लॉ को फॉलो करना बंद कर दिया वहीं उसके पास लॉ के अधिकारियों की चिट्ठियां आनी शुरू हो जाएंगी, फिर वो चिट्ठियों के जवाब देता रहेगा, वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। अगर आपको फ्रीली बिजनेस करना है तो आपको हर एक लॉ को फॉलो करना होगा। दिस इज ऑफन डन व्हेन कंपनीज लॉयर एंटिसिपेट अ चेंज इन लेजिस्लेशन और इट मे ड्यू टू लॉसूट्स ऑलरेडी फाइल्ड और पेटिशंस। यानी कि कोई भी काम करने से पहले आपको ये देखना है कि क्या ये आज के लीगल सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ, और क्या आगे आने वाले कुछ सालों में लॉ चेंज होने वाला है। जनरली हमें पहले से एंटिसिपेशन होता है कि मार्केट में किस चीज़ के ऊपर डिबेट चल रहा है, कौन सा लॉ नया आने वाला है। तो जो लॉ नया आने वाला होता है उसके बारे में प्रायर इन्फॉर्मेशन सबको होती है। तो जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो तो आप अपने लीगल फैक्टर्स को ध्यान में देखकर स्टार्ट करो, या फिर पुराने बिजनेस के अंदर भी जो भी चेंजेस कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अदरवाइज आप एक डिफॉल्टिंग कंपनी माने जाओगे, और डिफॉल्टिंग कंपनी के लिए इस देश के अंदर बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आए दिन रोज चेंज हो रही हैं लॉ के अंदर, आए दिन रोज नए नए आपके ऊपर गाइडलाइंस लग रही हैं। डिस्क्लोजर्स देने की पावर, डिस्क्लोजर्स का मतलब होता है आपसे मांगा जाएगा आपके काम का चिट्ठा, क्या काम किया, कैसे किया, क्यों किया। तो जब इतने सारे फैक्टर्स आपके ऊपर लगेंगे तो आपको जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। तो लीगल फैक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो ये तो था हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमें सिर्फ एक ही चीज़ पढ़नी है। लास्ट 2002 के बाद एक जो चीज़ है ऐसी जिसके ऊपर बहुत काम किया गया है और वही आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के सिलेबस में है, दैट इज़ योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी कि लास्ट 2002 के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर हमारा बड़ा फोकस रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, बट आपको ये बता देती हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, क्यों आया था। बिजनेस करने का आसान तरीका, आसानी से बिजनेस किया जा सके ऐसी स्ट्रेटेजीज को निकालना। इस स्ट्रेटेजीज को निकालने के लिए हमारे जो वर्ल्ड के यानी कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर चला था, लगभग 190 कंट्रीज इसके अंदर पार्ट ले रही है। 190 कंट्री का इंडेक्स बना हुआ है, ये देखता है कि कौन सी कंट्री जो है सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, करंटली हमारी इंडिया जो है वो 77वें नंबर पे है रैंकिंग के अंदर। तो ये देखता है कि आपकी जो कंट्री है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। 3 मेजर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको लिया गया, उनको बोला गया कि इन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, प्रोजेक्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कौन कौन थे वो? सिमोन डजनकॉव बल्गेरिया से, माइकल क्लेन वॉशिंगटन यूएसए से, एंड कार्ले मैकलेश न्यूजीलैंड से। कार्ले मैकलेश एक फीमेल है, वुमेन है, वो यहाँ पर इसको डील कर रही है, वो इसकी जो है को फाउंडर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। तो ये 3 लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं जो वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रही हैं। वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएटिव लिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। इन्होंने कुछ क्राइटेरिया निकाले। बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? बिजनेस करने के लिए आपको इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस में जाना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने की प्रोसेस। इसने बोला कि बिजनेस को स्टार्ट करने की प्रोसेस ईजी होनी चाहिए ताकि नए लोग आ सके।
तो नए लोग आ सके तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लिबरल देना पड़ेगा रूल। तो ठीक है जी, हर कंट्री को टास्क दिया कि आपको अपनी जो नए नए बिजनेस आने की पावर को इस तरह से बढ़ाना होगा कि हर कोई इंसान इजी समझे मार्केट में एंटर होना। और क्या, हर किसी को प्रोसीजर्स में टाइम लगता है, प्रोसीजर्स को सही करो आप। हर देश का इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, रियल एस्टेट पे वर्क करो आप, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर आप वर्क करो, यानी कि बिजनेस को करने के लिए जितनी भी चीजें आपको चाहिए। अब बिजनेस करोगे आप, इनकम आएगी, आपके टैक्स रेट, टैक्स पेयर्स कितने हैं, क्या टैक्स रेट है आपका, आप लोगों को लूटने की बजाय उनको फ्रीडम दो। तो आप कुछ ऐसा काम करो कि आपके जो टैक्स रेट हैं वो इफेक्टिव हों। ठीक है, अब लोगों को पैसा चाहिए, आप उन लोगों को कैपिटल प्रोवाइड कराओ जिससे आपकी इकोनॉमी सुधरेगी। उनको इजियर रेट के ऊपर आप कैपिटल कराओ, यानी कि आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो भी मिनिमम हो। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को ध्यान में रखो ताकि वो बिजनेस जो है इजीली ट्रांसफर स्टार्ट कर सके। तो इस इंडेक्सेस को हम आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, अपनी सेकंड क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं हम पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। इसके अलावा कोई अदर टॉपिक हम स्टार्ट नहीं करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ यही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और उसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो के फीचर्स हैं, की फीचर्स, और बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस, ये आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और इनके बारे में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।